Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all fine. आज से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. दिस इज रेशियोज एनालिसिस. इससे पहले हमने टॉपिक इंक्लूड किया ISs एंड ऑडिटिंग विच इज़ बेस्ड ऑन कंपनी अकाउंट्स. कंपनी अकाउंट्स की अंडरस्टैंडिंग के बाद हम उसकी फर्दर एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग ISs एंड देन ऑडिटिंग इनको सीखते हैं. और एग्जामिनर जो है वो नॉर्मली ISs और ऑडिटिंग का क्वेश्चन कंबाइन करके बनाता है. उसके हमने क्वेश्चंस भी किए और ISs एंड ऑडिटिंग का एक अदर क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट आपको गूगल क्लासरूम में अपलोड किया गया. वो काइंडली आप जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे और वो आपने सबमिट करवाना है. उसकी डेडलाइन ये जो वीक स्टार्ट हुआ है फ्राइडे द वीकेंड उसकी डेडलाइन है. The next topic, ratios. If you see here at start there are very simple ratios like margin which is gross profit over sales, then markup which is gross profit over cost of sales. When we say margin, this is gross profit over sales. Here we will consider sales as 100%. And in markup, when we say gross profit over cost of sales, here cost of sales are just cost that is considered as 100%. Then profit margin means net profit margin, and that will be net profit over sales. It means net profit is what percentage of sales. Then return on capital employed. अब ये जो है return on capital employed, this is basically profit on capital employed. Return means profit. तो हम इसके न्यूमरेटर में रखेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ये जो NPBI है दिस इज बेसिकली नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट. इसको आप PBIT भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. इट मीन्स द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फार्मूलाज आप देख सकते हैं. वन इज capital employed is basically share capital plus reserves plus non-current liabilities, and the alternative formula to calculate capital employed is equal to non-current assets plus current assets minus current liabilities. So try your best कि दोनों formulas आपको याद हों ताकि क्वेश्चन में कोई भी डाटा हमें अवेलेबल हो हम capital employed की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें. नेक्स्ट रेशियो इज एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू मींस एक्सपेंसेस टू सेल्स. अब इसमें टोटल एक्सपेंसेस हैं, जितने भी कंपनी के एक्सपेंसेस हैं उनको आप टॉप पे रखें डिवाइड बाय सेल्स. इट मींस एक्सपेंसेस आर व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल्स. द लास्ट वन रेशियो इन द फर्स्ट टेबल दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू सेल्स या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू. रेवेन्यू मींस सेल्स. तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे एक्सप्लेन्ड है. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेसिकली दो होते हैं, एडमिन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगर आप सेल से डिवाइड कर दें तो इट मींस कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं दे आर व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल्स. देन लिक्विडिटी रेशियोज. लिक्विडिटी रेशियोज में करंट रेशियो और क्विक रेशियो आ जाती है. ये बहुत बेसिक लेवल पे आपने सीख ली थी. करंट रेशियो मींस करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज. इसका जो स्टैंडर्ड है दैट शुड बी 2:1. इट मींस के जो करंट एसेट्स हैं वो डबल होने चाहिए एज कम्पेयर टू करंट लायबिलिटीज. उसके बाद है जी क्विक रेशियो. क्विक रेशियो में करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री माइनस कर देते हो. आप नोट रखें कि ये जो इन्वेंट्री है दिस इज बेसिकली क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक. तो करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई करंट लायबिलिटीज. तो इसका जो आंसर है इसका स्टैंडर्ड है 1:1. इट मींस कि करंट एसेट्स अदर देन इन्वेंट्री शुड बी इक्वल टू करंट लायबिलिटीज. इसमें आप देखते हैं कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जा रहा है. और करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को हम लोग नेट करंट एसेट्स भी कहते हैं या वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं. वर्किंग कैपिटल, यही वजह है कि इनको वर्किंग कैपिटल रेशियोज भी कहते हैं. करंट रेशियो और क्विक रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियोज भी कहा जाता है.
इसके बाद है जी एफिशिएंसी रेशियोज। एफिशिएंसी रेशियोज में सबसे पहले है नॉन करंट एसेट टर्नओवर। इट मीन्स के जो नॉन करंट एसेट्स हैं हाउ एफिशिएंटली दे आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन एंड सेल्स। तो इसके दो तरह के फार्मूलाज हैं, एक है नेट सेल्स डिवाइड बाई नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स। नेट सेल्स मीन्स सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स। इसका आंसर आएगा टाइम्स में। अल्टरनेटिव फार्मूला क्या है कि आप नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स को ऊपर रखें और डिवाइड कर दें आप नेट सेल से and multiply by 100, that will be a percentage. इसके बाद है जी रिसीवेबल्स टर्नओवर। रिसीवेबल टर्नओवर का एक फार्मूला है कि ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 365। इसका आंसर आएगा डेज में। इट मींस कि इन हाउ मेनी डेज वी रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स। ऑल्टरनेटिव फार्मूला है जी क्रेडिट सेल्स ओवर ट्रेड रिसीवेबल्स। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किसी से नहीं करना एंड द आंसर विल बी इन टाइम्स। It means how many times we receive from the customers during the year. Trade payables turnover. इसका फार्मूला है trade payables divided by credit purchases multiply by 365. Its answer will be in days. Means in how many days we paid to our suppliers. In how many days we paid to the suppliers. ऑल्टरनेटिव फार्मूला क्या है कि क्रेडिट परचेजेस को आप ऊपर रखें और डिवाइड कर दें ट्रेड पेएबल से। इट्स आंसर विल बी इन टाइम्स। इट मींस हाउ मेनी टाइम्स वी पेड टू आवर सप्लायर्स ड्यूरिंग द ईयर। नेक्स्ट फार्मूला इज इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर का फर्स्ट फार्मूला है कि एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। 365 बेसिकली साल के दिन हैं, पूरे साल में कितने दिन होते हैं। इसका आंसर आएगा डेज में। इट मीन्स के इन्वेंट्री बाय एंड सेल करने में हमें नॉर्मली कितने दिन लगते हैं। देन इन्वेंट्री टर्नओवर का एक और फार्मूला है कि जिसमें आप क्या करें कॉस्ट ऑफ सेल्स को ऊपर रखें और डिवाइड कर दें एवरेज इन्वेंट्री से। इट्स आंसर विल बी इन टाइम्स। इट मीन्स के फॉर हाउ मेनी टाइम्स वी परचेज्ड एंड सोल्ड द इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री का हमें पता होना चाहिए। एवरेज इन्वेंट्री मीन्स ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2 करेंगे, हमारे पास एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। देन इसके बाद है जी वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल में अभी जो हमने 3 अदर रेशियोज कैलकुलेट की हैं इनको कंबाइन करते हैं। जैसे रिसीवेबल्स टर्नओवर, इसमें ऐड कर दें इन्वेंट्री टर्नओवर और माइनस कर दें क्रेडिटर्स टर्नओवर। तो ये एक साइकिल कंप्लीट होगा। दिस साइकिल मींस व्हाट कि हम करते क्या हैं कि इन एनी फर्म कोई भी जो ओनर है या मैनेजमेंट है उनका मेन कंसर्न क्या होता है कि सप्लायर से वो माल मंगवाएं और उस माल को बेचें, बेचने के बाद कस्टमर से रिसीविंग्स करें, रिसीविंग करके फिर सप्लायर्स को पे करें और सप्लायर्स को पे करके फिर से माल मंगवा लें। और ये साइकिल कंप्लीट होता रहता है, साइकिल चलता रहता है। इसके बाद नेटवर्किंग एसेट्स एक टर्म हमें समझाई गई है कि जिसमें इन्वेंट्री प्लस रिसीवेबल्स माइनस ट्रेड पेएबल्स, और यही नेटवर्किंग एसेट्स को आप सेल्स से डिवाइड कर दें तो ये नेटवर्किंग एसेट्स टू सेल्स। इट मीन्स कि नेटवर्किंग एसेट्स सेल्स का कितने परसेंट है। इसके बाद है जी इनकम गियरिंग। इनकम गियरिंग मीन्स इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइड बाई पीबीआईटी मीन्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका आंसर एक परसेंटेज में आएगा। इट मीन्स कि जो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो पीबीआईटी का कितने परसेंट है। इंटरेस्ट एक्सपेंस इज व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसी का ऑल्टरनेटिव फार्मूला है इंटरेस्ट कवर। उसमें आप क्या करें कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को ऊपर रखें और डिवाइड कर दें इंटरेस्ट एक्सपेंस से। आंसर विल बी इन टाइम्स। इट मीन्स कि हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है टू पे द इंटरेस्ट एक्सपेंस। उसकी वजह क्या है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस एक फिक्स कॉस्ट होती है जो कि हर हाल में आपने देनी ही देनी है, चाहे आपका बिजनेस हो या ना हो।
तो ये बिजनेस के ऊपर एक बर्डन होता है, और ऑब्वियसली अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होगा तो हमारे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो एकदम से रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस करना होता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। तो वही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस के मुकाबले में कितना स्ट्रांग है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ज़्यादा है या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ज़्यादा है। देन गियरिंग रेशो, गियरिंग रेशो के लिए हम एक चीज़ देखेंगे कि कंपनी की जो टोटल फाइनेंसिंग है उसके टू सोर्सेज होते हैं, वन इज शेयर होल्डर्स, सेकेंड इज लोन प्रोवाइडर्स। कि कंपनी के पास जितना भी पैसा इकट्ठा होता है वो दो जगहों से आता है, वन इज शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट्स एंड सेकेंड इज लोन प्रोवाइडर्स लोन। तो यही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी हमारे लोन्स हैं या डेट्स हैं उनको आप डिवाइड कर दें डेट्स प्लस इक्विटी से। डेट्स प्लस इक्विटी मीन्स टोटल फाइनेंसिंग ऑफ द कंपनी, और उस टोटल फाइनेंसिंग में डेट्स की क्या रेशो है। और हमने यहाँ पे कोशिश करनी होती है कि डेट्स की जो रेशियो है वो कम से कम रहे, कभी भी 50% से ज़्यादा ना हो। मेजॉरिटी जो इन्वेस्टमेंट है दैट शुड बी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। अगर आप लोन प्रोवाइडर्स या लोन्स ज़्यादा ले लेंगे तो उसके दो नुकसान होंगे, एक तो वो लोन भी आपको रीपे करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत अच्छे आगे ऑपरेशन चाहिए, एंड सेकंड थिंग आपको उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, चाहे बिजनेस हो या ना हो, हमने लोन भी रीपे करना है और लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी देना है। तो इस तरह से कैश फ्लोज में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हमें एक मेजर अमाउंट हमारे अर्निंग्स की वो लोन के रीपे करने में और लोन इंटरेस्ट देने में चली जाती है। तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल से लिखा हुआ है, सिंपली यही है कि डेट्स ओवर डेट्स प्लस इक्विटी। कीप नोटेड कि जो हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है इसको भी हम लोन के तौर पे कंसीडर करते हैं, एंड स्पेशली विच इज़ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पे उसको हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन आप याद रखें कि जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं दे आर कंफर्म कि वो एज ए लोन कंसीडर किए जाते हैं, एंड प्लस अदर बैंक लोन्स एंड अदर डिबेंचर्स लाइक विच आर नॉन फंड लाइबिलिटीज। तो उसको आप डिवाइड कर दें शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस नॉन फंड लाइबिलिटीज प्लस प्रेफरेंस शेयर्स एंड सो ऑन। तो गियरिंग रेशो में हमने ये देखना होता है कि टोटल फाइनेंसिंग में जो हमारे लोन्स हैं या डेट्स हैं उसकी क्या रेशो है। द लास्ट वन टेबल ऑफ द रेशियोज विच इज स्टॉक एक्सचेंज रेशियोज। इट मीन्स कि कोई भी जो इन्वेस्टर है जो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा वो कौन कौन सी चीज़ों को कंसीडर करता है। या मैं अगर किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ तो उस कंपनी के लिए मुझे कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए। सो दीज आर सम की रेशियोज। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर को अगर मैं कहूँ प्रॉफिट पर शेयर तो ये समझना आसान हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि आप नेट प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दें। प्रेफरेंस डिविडेंड क्यों माइनस करना है? क्योंकि ये कंपलसरी होता है कि हमने हर हाल में पे करना है टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो नेट प्रॉफिट में से एक तो वो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दें और इसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स से। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स विच आर इशूड ऑर्डिनरी शेयर्स, तो हमें अर्निंग पर शेयर पता चल जाएगी। उसके बाद है जी प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो, इसमें दो चीजें हैं, एक तो प्राइस ऑफ द शेयर और दूसरा अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट प्राइस किसी भी मोमेंट पे स्टॉक एक्सचेंज से पता चल जाती है कि किसी भी कंपनी का शेयर मार्केट में किस वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है, दैट इज मार्केट प्राइस। उसको आप डिवाइड कर दें अर्निंग पर शेयर से। अब देखें मार्केट प्राइस और अर्निंग पर शेयर का यहाँ पे क्या कंसर्न है, क्या आपस में लिंक है। मार्केट प्राइस वो प्राइस होती है जिसपे मैंने शेयर बाय करना होता है। अब उस शेयर की वर्थ कैसे पता चलेगी? वर्थ पता चलेगी उसकी अर्निंग पर शेयर से। तो मार्केट प्राइस और अर्निंग पर शेयर का यहाँ पे जो एक रिलेशन है वो हम इस रेशियो में कैलकुलेट कर रहे हैं। देन डिविडेंड यील्ड, इसमें क्या है जी डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। तो मतलब टोटल डिविडेंड जो एक शेयर पे दिया गया उसको आप ऊपर रखें और डिवाइड कर दें मार्केट प्राइस से। अब यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर और मार्केट प्राइस पर शेयर
इन दोनों का आपस में क्या लिंक है, क्या रिलेशन है। तो देखें, मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि जिसमें मैंने शेयर खरीदा या खरीदूंगा स्टॉक एक्सचेंज से। डिविडेंड क्या होता है कि जो फाइनली मुझे उस शेयर के बदले में एट द ईयर एंड मिलेगा। तो हमने एक अंदाजा लगाना होता है कि इन द प्रीवियस ईयर कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया और आज मार्केट प्राइस क्या जा रही है। तो देखें, डिविडेंड अगर ज़्यादा है और मार्केट प्राइस के मुकाबले में, इट मीन्स ये रेशो स्ट्रॉन्ग शो हो रही होगी। लेकिन अगर डिविडेंड बहुत कम है और मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस तो बहुत ज़्यादा है इस वक्त शेयर की, लेकिन उसके बदले में कंपनी डिविडेंड उस तरह से नहीं दे पा रही। उसके बाद है डिविडेंड कवर। डिविडेंड कवर में हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रॉफिट अवेलेबल टू पे ऑर्डिनरी डिविडेंड। तो ये प्रॉफिट कैसे मिलेगा कि आप नेट प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दें तो प्रॉफिट बच जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल टू पे ऑर्डिनरी डिविडेंड। उसको आप डिवाइड कर दें जो डिविडेंड की अमाउंट पे की गई, तो इसका आंसर टाइम्स में आ जाना है। इट मीन्स कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है उसमें से हम कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स वी कैन पे द डिविडेंड। देन डिविडेंड पर शेयर, जिस तरह से अर्निंग पर शेयर थी इस टेबल में पहली रेशो, इसी तरह से डिविडेंड पर शेयर। तो जाहिर है इसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल डिविडेंड पे किया गया उसको ऊपर रखें और डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर से, दैट विल बी डिविडेंड पर शेयर। सो दीज आर द रेशोज जो हमने फार्मूलाज पहले भी हमने किए हुए हैं, दोबारा से याद कर लेने हैं। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम May June 16 पेपर 3-1। किसी भी क्वेश्चन के साथ उसका ईयर बता दिया जाता है कि आप पास पेपर्स में जाके क्वेश्चन कंफर्म भी कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो कंपनीज का डाटा दिया हुआ है, WPLC एंड RPLC, द टू सिमिलर ट्रेडिंग कंपनीज, और इनकी इनकम स्टेटमेंट हमें गिवन है एट द ईयर एंडेड 30 जून 2015। नीचे आ जाए, ऑन द सेम डेट दोनों कंपनीज की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर WPL हम दोनों कंपनीज की कैलकुलेट करेंगे। अब इनकम गियरिंग का फार्मूला हमें पता है कि हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऊपर रखें और डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड कर दें जी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से। अब इनकम गियरिंग की दोनों जो टर्म्स हैं वो हमें मिलेंगी इनकम स्टेटमेंट से। हम WPLC के लिए जाते हैं इनकम स्टेटमेंट में। तो इनकम स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो ये जो फाइनेंस चार्जेस हैं, दिस इज बेसिकली इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस विच इज 300,000, इसको ऊपर रखें और डिवाइड कर दें हमारे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस विच इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1720, इससे आप डिवाइड कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, दैट विल बी अ परसेंटेज। सो वी विल गेट अ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस एज परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो दिस इज इनकम गियरिंग कि हमारा जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कितने परसेंट है। देन अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर के लिए हमने क्या करना होता है, नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड। अब नेट प्रॉफिट हमें पता चलेगा इनकम स्टेटमेंट से विच इज 1103,000, और नंबर ऑफ शेयर्स ये WPLC के लिए हमें दिए हुए हैं 45,100,000, 45 lakh, एज द पार वैल्यू इज $1। इट मीन्स के जो डॉलर अमाउंट शेयर कैपिटल है वही नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो आसान हो गया, 1103,000 डिवाइड बाई 45,100,000, सो दैट विल बी अर्निंग पर शेयर। अब यहाँ पे हमने कोई प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं किया, उसकी वजह कि कंपनी के कोई प्रेफरेंस शेयर ऐसा है ही नहीं। सो व्हेन देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इट मींस
ऑब्वियसली देयर विल बी नो प्रेफरेंस डिविडेंड। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसी को हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर से। देन प्राइस अर्निंग रेशो। तो देखिए नंबर 2 में जो हमने अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट की वो डिनोमिनेटर बन जाएगी, और प्राइस जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 3 में मार्केट प्राइस दी हुई है $3.5, इसको हम ऊपर रखेंगे, सो दैट विल बी अ प्राइस अर्निंग रेशो। इसी तरह से डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का फार्मूला अगर हमें याद है कि हम क्या करते हैं, डिविडेंड पर शेयर ऊपर रखते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर से, कि डिविडेंड पर शेयर और मार्केट प्राइस पर शेयर का आपस में जो रिलेशन बनता है। तो यहाँ पे नंबर 2 में हमें डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है फॉर बोथ कंपनीज, हम WPLC के लिए डिस्कशंस कर रहे हैं, और नंबर 3 में हमें WPLC की मार्केट वैल्यू दी हुई है। तो एट स्टार्ट बेशक आप फार्मूलाज देख देख के लिखें, लेकिन ये आप करेंगे तो समझ आएगी। तो इस तरह से डिविडेंड यील्ड हम कैलकुलेट कर लेंगे। डिविडेंड कवर क्या है जी, द टोटल डिविडेंड पेड, उसको आप नीचे रख दें और ऊपर रखें जो हमारा नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे है नहीं, द नेट प्रॉफिट 1103,000 फॉर WPLC, और उसको आप डिवाइड कर देंगे जब टोटल डिविडेंड पे किया गया। तो टोटल डिविडेंड कैसे निकलेगा, ये जो $0.20 फॉर WPLC पर शेयर दिया हुआ है, 0.20 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर से, यू विल गेट टोटल डिविडेंड 0.20 into 4500,000, so that will be total dividend। तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल डिविडेंड जितना भी पे किया गया तो उससे हम डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी डिविडेंड कवर। इसकी मार्किंग स्कीम में आए, here is क्वेश्चन नंबर 2। तो अब देख सकते हैं कि हमने दोनों कंपनीज के लिए कैसे रेशियोज कैलकुलेट की। जैसे ये देखें, फॉर WPLC फॉर RPLC दिस इज इनकम गेयरिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइड बाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देन अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट ओवर नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर 3 में हमने कैलकुलेट किया प्राइस अर्निंग रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो। नंबर 4 में डिविडेंड यील्ड, यहाँ पे आप नाम भी दोबारा लिख सकते हैं। एंड नंबर 5 में हमने कैलकुलेट किया डिविडेंड कवर, डिविडेंड कवर। अब देखिए हमने ए पार्ट में WPLC के लिए मैंने वैल्यूज डिस्कस की, RPLC की आप खुद से कर लेंगे जस्ट लाइक जैसे हमने WPLC की रेशियोज कैलकुलेट की। आगे आए तो हमें एक थर्ड कंपनी Alfredo is considering investing in one of the companies but is uncertain which will offer the best return. Recent industry averages were as follows। अब देखें ये इंडस्ट्री एवरेजेस हमें दिए हुए हैं, तो किसी भी रेशो के लिए अब देखें जो जो हमने 5 कैलकुलेट की, इनकम गेयरिंग, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशो, डिविडेंड यील्ड एंड डिविडेंड कवर, जो 5 रेशोज हमने कैलकुलेट की, सेम 5 रेशोज हमें इंडस्ट्री की दी हुई हैं। और Alfredo एक इन्वेस्टर है जो चाहता है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करे। तो हम देखेंगे कि इनकम गेयरिंग जिस कंपनी का इंडस्ट्री एवरेज से कम होगा या एज कंपेयर टू ईच अदर जिसका इनकम गेयरिंग कम से कम होगा, वो कंपनी बेटर होगी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। उसकी वजह कि इनकम गेयरिंग बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करके देता है कि जो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है दैट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो जाहिर है ये परसेंटेज कम से कम होनी चाहिए जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है एज कंपेयर टू
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद है अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर इंडस्ट्री का है $0.33। तो हम एक तो दोनों कंपनीज की अर्निंग पर शेयर को इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे, फिर दोनों में से जिसकी ज्यादा होगी उसको हम सजेस्ट करेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट। उसकी वजह कि अर्निंग पर शेयर जितनी स्ट्रांग होगी उतना बेहतर हमें रिटर्न्स मिलने की उम्मीद होती है एट द ईयर एंड। प्राइस अर्निंग रेशो कि मार्केट प्राइस और मींस कि जो मार्केट प्राइस है एज कंपेयर टू अर्निंग वो जितनी कम होगी उतना बेहतर कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह से डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड में हम क्या करते हैं, डिविडेंड पर शेयर और मार्केट प्राइस पर शेयर का एक रिलेशन हमारे सामने आता है। तो एज कंपेयर टू जो रिटर्न्स हैं फ्रॉम द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स, ये रेशियो जितनी हाई होगी उतना बेहतर होगा कि एज कंपेयर टू द मार्केट प्राइस जो डिविडेंड्स हैं वो कंपनी के बहुत अच्छे हैं। इसी तरह से डिविडेंड कवर, ये भी जितने ज्यादा टाइम्स कंपनी के प्रॉफिट्स स्ट्रांग हैं एज कंपेयर टू द डिविडेंड, इट मींस कि कंपनी इज इन अ बेटर पोजीशन टू पे द डिविडेंड। तो इस तरह से हमने 5 की 5 रेशियोज के ऊपर डिस्कशन करनी है। पहले तो दोनों कंपनीज को आपस में कंपेयर करना है और फिर उनका इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपैरिजन हम बताएंगे कि इंडस्ट्री के लिहाज से उनकी क्या स्टेज है, क्या स्टेटस है। एट द एंड डिफरेंट कंपनीज को डिफरेंट रेशियोज को कंपैरिजन करते हुए हम सजेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे अल्फ्रेडो को कि वो किस कंपनी में इन्वेस्ट करें। सो इन दिस वे को समझते हुए फिर आपने बाकी अदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और साथ ही साथ जो इससे प्रीवियस टॉपिक की असाइनमेंट आपको दी गई है वो इन टाइम सबमिट करें ताकि वो मार्क करके हम आपको रिटर्न कर सकें। सो गुड लक, अल्लाह हाफिज़।